बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन बजट स्पेशल में हाज़िर हैं। मेरा नाम है सनाउल्ला और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन ख़ान, जो वफाकी हुकूमत के इकनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं और आजकल नस्ट में डीन है, ये सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी के जो स्कूल है, और इनके अंडर कोई 5 से 6 डिपार्टमेंट काम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रोग्राम में आने का। आप वफाकी हुकूमत के इकनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और आपके दौर में भी ये दावे किए जाते थे कि मईशत जो है बल्कि एशिया की सबसे तेज़ तरीन मईशत होगी, और आज भी यही दावे किए जा रहे हैं। नून लीग की हुकूमत को 4 साल हो रहे हैं। 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए थे। 4 बजट ये पेश कर चुके हैं, अब 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। तो इन 4 साल में जो मईशत की सूरत हाल रही है IMF प्रोग्राम में और IMF प्रोग्राम के बाद, किस तरह देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले चीज़ यह है कि आपने जब ये हवाला दिया कि मैं जब एक एडवाइज़र था, इकनॉमिक एडवाइज़र था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उस वक्त भी दावे करते थे। देखें, ये स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है ना जो किसी को नहीं बख्शती है। तो अगर हमने दावे किए थे कि ये पाकिस्तान की इकानमी जो है 2003 से लेकर 2007 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी थी, वन ऑफ द 4 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी थी। चीन के बाद इंडिया, वियतनाम और फिर पाकिस्तान था। तो ये एक हकीकत है, और आज तक उस हकीकत को इकोनॉमिक सर्वे से हटा नहीं सके। देखिए ना, आने वाली हुकूमत कहे कि ये गलत था तो सबको बदल दिया जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हकीकत है वो आज भी मौजूद है, वो हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। अब आपने जैसा कहा कि 3-4 साल पहले 2013 जून में जब ये हुकूमत आई और आज 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं और आखिरी बजट, तो हम कहाँ खड़े हैं? मेरा इसके लिए आम पब्लिक की ज़बान में ये है कि ये वही एक पुरानी डैमेज कार है, सिर्फ कार का ड्राइवर बदल चुका है। गाड़ी वही पुरानी थकी हुई है, सिर्फ गाड़ी का ड्राइवर बदल गया है। इसकी क्या वजह है जी? इसकी वजह यह है, हकीकत में मैं आपसे कहूँ कि इकॉनमी कभी भी हुकूमत के वक्त के रडार में नहीं रही है, ना इस हुकूमत के और ना पिछले वाली हुकूमत के। क्योंकि अगर इकॉनमी रडार पे हो तो कैसे आप कहेंगे कि रडार पे है या नहीं है? आप देखें कि मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कितना इंटरेस्ट लेता है वो इकॉनमी में। कितनी मरतबा आपने देखा कि वज़ीर आज़म, अमलन चीफ एग्जीक्यूटिव है कौन जी? तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं या वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब हैं? देखिए, मैं तो नवाज शरीफ साहब को ही कहूँगा कि वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मेरे नज़दीक तो वही हैं। लेकिन दुनिया कहती है कि वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसाक डार साहब हैं। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो कितना टाइम डिवोट करते हैं इकोनॉमिक्स पे, कितना उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मुलाकातें की हैं, कितने मरतबा दौरे में जब गए तो अपने साथ प्राइवेट सेक्टर का एक डेलीगेशन लेके गए ताकि वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सके। नहीं, वो तो खुद बिजनेसमैन है जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन। देखिए, वो बिजनेसमैन होंगे ज़रूर, लेकिन इस वक्त तो मुल्क के वज़ीर आज़म है वो, ठीक है। हम सब की नज़रें उन पे होती हैं, वो अपने कारोबार ज़रूर करते होंगे, और यही एक इशू बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि जब आपने देखा कि जब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रम्प जो सदर बने हैं तो कितना बड़ा ये हुआ कि जी आप अपने बिज़नेस का अपने आप को अलहदा करें, अपने फैमिली को अलहदा करें। तो एक बड़ी मुश्किल से वो जो कुछ भी तय हुआ है वहाँ पर तो उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो ये हर जगह पे होता है, लेकिन मैं उन्हें मुल्क का एक वज़ीर आज़म तस्वर करता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 4 साल में कितना टाइम डिवोट किया है इकॉनमी के तरफ में। मैं नहीं समझता कि उन्होंने जितना टाइम डिवोट करना चाहिए था वो किया है, क्योंकि हमारे सिस्टम पाकिस्तान का ऐसा है कि जब कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट ले रहा होता है ना तो नीचे वो परकुलेट होता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें 4 साल की परफॉर्मेंस और आज की पोजीशन, जिस तरह डॉक्टर साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है,
अब हम रोड पे चल रहे हैं खुशहाली की, तो आप कहाँ देखते हैं? आप मुझे एक्सपोर्ट बता दें, ग्रोथ बता दें, रेवेन्यू बता दें, और इसके साथ आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, रेमिटेंसेज हैं, आपकी सेविंग्स हैं, ये किधर खड़ी हैं आप? क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है 2013 में जहाँ आप खड़े थे पोजीशन उससे भी ख़राब है। तो इसीलिए तो मैंने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जहाँ 2013 में हम खड़े थे आज वहीं खड़े हैं। इसीलिए तो मैंने ये कहा था कि गाड़ी वही पुरानी थकी हुई टूटी फूटी गाड़ी है, ड्राइवर गाड़ी का बदल गया है। ये सिलसिला 2008 और 9 से जो चला है, 2016-17 में वही सिलसिला चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, एक तब्दीली आई है कि दार साहब की जो अकाउंटिंग ट्रिक्स है, अकाउंटिंग गिमिक्रीज है, वो आपको नजर आता किस है। तरह आप भी रहे हैं बड़े अरसे तक, तो ये इकनॉमिक की जो हेर फेर होती है फिगर्स को पेश करने की, ये किस तरह पेश की जाती है? देखिए, दार साहब को जैसा आप जब सब जानते हैं कि इस वक्त वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो लोगों को आपने लगाया हुआ है ना, वो रिटायर्ड लोग हैं। जब एक आदमी रिटायर्ड होता है ना, तो वो स्टेट का सर्वेंट नहीं होता है, वो हुकूमत वक्त का सर्वेंट होता है। ये फ़र्क होता है। तो जब आप उसको बुला के कमरे में डांट टपट करें कि मुझे ये नंबर चाहिए, गो एंड ब्रिंग दिस नंबर, क्या करेगा वो? दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो कहे कि जी मैं टू हेल विथ इट, मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं रिज़ाइन करता चला जाता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तानी माशरे। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर उसने नौकरी उसने तलाश की है तो इसलिए तो नहीं की थी कि मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँगा। एक ये सवाल आता है कि जब 4 साल इस तरह करते रहे, तो अब जो फिगर ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 6 अरब डॉलर से बढ़ गया है, एक्सपोर्ट आपकी नज़र आ रही है, ग्रोथ में एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क हो गया है, इन्फ्लेशन को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, या कर्ज़ों का जो मामला जहाँ पे देखें तो काफ़ी चीज़ें अब फिगर आ रहे हैं सामने। वो जो स्टेट के फिगर हैं वो भी बड़े मायूस कुन हैं, तो उनको चेंज क्यों नहीं किया जा सकता? और जो सबसे बड़ी बात है, जो ये दावा करते हैं कि लोग खुशहाल हो गए हैं, तो 4 साल में मुझे तो नज़र नहीं आता कि कहाँ से खुशहाली आई है। चले, अब आपको हमें एक एक सेक्टर का फिर बताता चलूँ ताकि आपके नाज़रीन को पता चले। मैं ग्रोथ से शुरू करता हूँ। आपको पता है कि हम पिछले 3-4 सालों से मुसलसल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 3 और 4% के दरमियान में ये ग्रो कर रही है। ठीक है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं तमाम। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं दावे से कहता हूं कि जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने, मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि जो हफीज़ पाशा साहब को और हम जैसे चंद लोगों को अता किया है ना, ये नहीं कर सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बातों को मान लिया करें। ये नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के दार साहब आएंगे कोई मिरेकल कर देंगे, और मैंने शुरू दिन में कहा था कि सर आप अपना लाइन और लेंथ जो है ना वो ठीक रखें, आहिस्ता आहिस्ता ही मईशत बेहतर होगी। लेकिन उन्होंने आते ही ये शो करना चाहा कि देखे मैं वज़ीर ख़जाना बनाऊं, हर चीज़ ठीक हो गई है। इस चीज़ ने उन्हें इस डॉक्टर साहब एक छोटा सा वक्फा ले लें, हमारी ज़रूरत भी है। एक नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं और ये दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर इशफाक हसन साहब से जारी रहेगी। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ग्रोथ के हवाले से कि ये 3 और 4% के दरमियान में ये ग्रो करता रहा है। अब हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं उसको ज़बरदस्ती डांट डपट करके उसको 4.7 पे ले गए हैं पिछले साल, जबकि हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये 3.1% है। आप कह रहे हैं कि इनमें हेर फेर किया गया है बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने पिछले साल भी बजट के ज़माने में मैंने एक चैनल पे ये कह दिया। तो ये IMF किस तरह कबूल कर लेता है? क्योंकि IMF तो इन पे जुर्माने भी कर सकता है ना। IMF प्रोग्राम में तो आप इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें दो चीज़ें होती हैं। IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जो स्टाफ उनके साथ इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, जो
मिशन में आता है, रिव्यू कर रहा होता है, उसका फ्यूचर भी स्टेक में होता है। अगर प्रोग्राम किसी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाए, बीच में रुक जाए, सस्पेंड हो जाए, तो उस पे भी, कैरियर पे भी उसके असरात होते हैं। तो उनके इंटरेस्ट में है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं IMF की मर्जी के साथ, रजामंदी के साथ ये फिगर्स को हेर फेर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। दूसरा, एक तो ये मैंने बताया, दूसरी चीज़ ये है कि IMF के जो बड़े बड़े मेजर शेयर होल्डर हैं ना, वो क्या चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, क्या होना चाहिए। अगर वो उन्होंने हाथ रखा हुआ है तो वो इशारा कर देते हैं, और फिर IMF फिर उस हिसाब से आपको देखता है। और मेरे नज़दीक ये IMF का जो रिव्यू था, ये प्रोग्राम था, इट वॉज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। ये इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं था, ये एक सियासी प्रोग्राम था। और उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ था कि सर, आप कागज़ों पे ये जो हमारे दिए हुए आदाद व शुमार हैं, ये टारगेट को पे आप मीट कर लें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब जाहिर सी बात है कि कागज़ों पे मीट करना है। लेकिन कागज़ों पे तो नहीं हुए ना। अब देखें, इन 4 साल के दौरान पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन टैक्सेशन हुई। उसके इफेक्ट आप बता दें कि अब वो तो IMF के कहने से हुई होगी या डार साहब खुद इम्पोज करना चाहते हैं? वो मैं आपको बता दूं उसका। ये 2015-16 का माली साल है। पहला क्वार्टर जब आया तो 40 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल हो गया था। IMF ने कहा कि जी अब आपको इसके इतने 40 बिलियन के एडिशनल टैक्स मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये वो पीरियड था कि जो धरने वाला पीरियड था। तो हुकूमत बड़ी खौफजदा थी कि ये क्या हो गया, मुझे 40 बिलियन का लेना पड़ेगा। उन्होंने IMF को प्रोग्राम को बचाने के लिए वो 40 बिलियन के ले लिए और उसमें तबाही फेर दी उन्होंने। उसके बाद हुआ ये कि अब उनको ये पता था कि हर क्वार्टर में अगर शॉर्टफॉल होंगे तो ये IMF फिर हमें कहेगा कि आप एडिशनल टैक्स मेजर्स लें। और वक्त के गुजरने के साथ साथ ये हुकूमत कमज़ोर होती चली जा रही थी, गवर्नेंस कमज़ोर हो रही थी, चीज़ें हाथ से निकल रही थी। इनके अंदर वो सलाहियत ये थी कि एडिशनल टैक्स मेजर लिए जाएं। इन्होंने नंबर को इन्फ्लेट करना शुरू किया। ये जो आज हम 2016-17 में जो हम देख रहे हैं, इस वक्त 10 महीने के जो रेवेन्यू के ग्रोथ है वो 7.4% है। ठीक है, पिछले साल 20% था। वो पिछले साल 20% नहीं था, वो इन्फ्लेटेड नंबर्स थे। मतलब रिफंड रोके गए, एडवांस टैक्सेस लिए गए, किया गया था, बहुत कुछ किया गया था उस पीरियड में। रिफंड भी था, एडवांस लिए भी गए थे। अभी इस साल क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? अब IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो मीट करना है टारगेट। पूरा करेंगे ये रेवेन्यू? नहीं करेंगे ना। ये अभी डेवलपमेंट पे कट लगेगा, बहुत कुछ होगा, डेवलपमेंट भी कट लग सकता है। अभी देखें, इस वक्त 7.35%, ये 7.4% का इंक्रीज़ है। और हमने अभी 2519 बिलियन इकट्ठा किया है। और रिमेनिंग पीरियड में हमने तकरीबन 1102 अरब करना है, यानी कि आप समझ लें 551 बिलियन रुपया पर मंथ। ठीक है, इसको हासिल करने के लिए इस 2 महीनों में रेवेन्यू की ग्रोथ 44% होना चाहिए। 10 महीने में कितना हुआ है? 7.4%। 2 महीने में 44% ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। मेरे अपना ख्याल है कि अगर बहुत कोशिश भी कर लिया, अगर 2 महीने में 7, 7.5 के बजाय 12% भी कर लें, तो तकरीबन 200 बिलियन से ज़्यादा, 240 बिलियन के करीब ये शॉर्टफॉल होगा रेवेन्यू। तो ये कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं, वो तो डेवलपमेंट में कट लगेगा ना। लगेगा, लेकिन अब चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं है, इसीलिए आप देखें कि हमारा जो बोरोइंग है, बजटरी सपोर्ट, वो कोई 50% बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबलों में। इसलिए कि पिछले साल वो इन्फ्लेटेड नंबर्स थे। अब जब एक्चुअल हुआ है, चूंकि हम हाई बेस से मेजर कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ छोटा छोटा नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछ रहा था, पहले भी आपको मैंने कहा
कि ये हाई टैक्सेशन रही है 4 साल के दौरान, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, आप तो जानते हैं। इससे इम्पेक्ट क्या आया पब्लिक पर, आम लोगों पर, मिडिल क्लास पर, लोअर मिडिल पर, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अच्छी क्लास है, जिसके पास पैसे हैं, खुशहाल लोग हैं, उन पे भी क्या इम्पेक्ट आया? तो ओवरऑल इम्पेक्ट क्या था इनका? देखें, ये इस जो उसको मैं कहता हूँ सेंसलेस टैक्सेशन जो लिए गए हैं, उसने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को तकरीबन ख़त्म कर दिया। एक्सपोर्ट्स हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है इस टैक्सेशन की वजह से बहुत। तो अब आप देखें कि दुनिया में जब ये आए थे तो तकरीबन 25 बिलियन एक्सपोर्ट्स था। इस साल तकरीबन 20-21 के करीब हो जाएगा, 19.5 तक जाएगा। ठीक है, चलिए मैं तो मार्जिन भी दे देता हूँ। तो जो मुल्क हमारे साथ खड़ा था 20-25 बिलियन पे, वो आज 30-32 बिलियन पे चला गया है और हम नीचे आ गए। और हम नीचे चले। लुक एट द गैप उस मुल्क में और हम में कितना गैप बढ़ गया है। तो ये जिसकी वजह से ये हो रहा है, इस टैक्सेशन की वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये पेट्रोलियम के प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस नीचे गई है, दुनिया में उन्होंने उसी हिसाब से पास ऑन कर दिया है नीचे के सतह पे। तो उनके इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है। इसमें एक और चीज़ भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। मई 2013 में जो फर्नेस ऑयल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में 140 से $150 बैरल थी, और पीपल्स पार्टी के लास्ट जो 3-4 साल थे उसमें $100 बैरल से कम नहीं आई। लेकिन जो बिजली की कीमत थी जो सार्फिन को दे रहे थे, डोमेस्टिक को खासकर, वो 300 यूनिट का बिल, जिस तरह मैंने पहले ही बताया आपको, 2600-2700 रुपये था। आज फर्नेस ऑयल की जो कीमत है आज क्या, पिछले 3 साल से एवरेज जो है $40 रही है, लेकिन 300 यूनिट बिजली का बिल 6000 रुपये है। इसकी क्या वजह है? लोगों को किस तरीके से इन्होंने, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमने जो पास ऑन करना था बेनिफिट्स, अगर आप सही मानों में कैलकुलेट करें ना, तो इस वक्त बिजली की पैदावार 4 रुपये 57 पैसा फी यूनिट है। 4 रुपये 57 पैसा कॉस्ट है, ठीक है ना। हम अभी भी 10-11 रुपया चार्ज कर रहे होते हैं औसतन पब्लिक से। नहीं डॉक्टर साहब, ये 10-12 जो है ना प्राइस है, अगर उसको टैक्सेशन डालें ये 19 रुपये बनती है। चले, मैंने इस टैक्सेशन मिला के नहीं मैंने कैलकुलेट किया, मैंने सिर्फ फर्नेस ऑयल देखें, 1 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 200 ग्राम जो है ना वो फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है। उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें सिंपल कॉस्ट ऑफ, उसमें आप जो टैक्स लगा रहे हैं यही तो रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा था आपसे कि जो बेनिफिट हम अपने आवाम को पहुंचा सकते थे, जो बेनिफिट हम अपने इंडस्ट्रीज़ को पहुंचा सकते थे, वो हमने नहीं पहुंचाया। दुनिया ने पहुंचाया है, इसलिए हम उसके मुकाबले में कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक टैक्सेशन, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नहीं नीचे लाना, और तीसरा मैं आखिर में कहूँगा कि एक्सचेंज रेट की तरफ हमने तवज्जो नहीं दिया है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा और वक्फा लेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे बिजली की कीमतों के हवाले से कि उसमें किस तरह पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह कम कास्ट जो पैदावार हो रही है बिजली की, 4 रुपये 54 पैसे आप कह रहे हैं, और जो उसकी सेल प्राइस है जो हुकूमत ले रही है, अगर टैक्स भी निकाल दिया जाए तो 12 रुपये, अगर टैक्स डाल दिया जाए तो 19 रुपये। देखें, ये एक अभी निपरा को हमने उसकी आज़ादी जो है सलब कर ली है हमने, ठीक है। क्यों की है हमने? निपरा गवर्नमेंट को ये कह रहा था कि जी हम ओवर चार्ज कर रहे हैं तो आप इस बिल को कम करें और ये आवाम को इसके बेनिफिट पास कम करें। बिजली की हुकूमत नहीं करना चाहती थी, वो बार बार ही कहते हैं कि जी आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये गलत चार्ज कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि इसका गला दबा दो, दबा दिया गला उसका। अब आप देखेंगे, अभी तो आप रो रहे थे ना कि 6000 बिजली का बिल आ रहा है, अब आप देखेंगे कि कितना बिजली का नहीं, अभी भी 2 दफ़ा जो टैरिफ डिटर्मिनेशन हुआ है ना, फर्स्ट टाइम जब हुआ 2 रुपये 40 पैसे कम किया तो उन्होंने इक्वलाइजेशन सरचार्ज लगा दिया, उसको पास ऑन नहीं किया। जब सेकंड हुआ तो पहली दफ़ा हुआ कि स्टेट बिजली कीमतों पर
हाई कोर्ट गई है और स्टे लेके आई है, ये आपको अंदाजा है ना? ठीक है, अब इसकी जरूरत, अब कोई डिटर्मिनेशन कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, तो अब जो मर्जी आएगी, पॉलिसी डायरेक्टिव आएंगे उसी पे अमल बिल्कुल होगा, उसी पे अमल होगा। बल्कि जितने भी लाइन लॉसेस हो रहे हैं, वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम और आप बिजली के बिल में उस कॉस्ट को हम पे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं और उसका जो कॉस्ट हम पे उसका होगा, वो भी हम बिजली की कीमतों में इसको एडजस्ट करके, मतलब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले साल में कीमतें मजीद तेजी से? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप ये रो रहे थे कि 6000 के बिल आता है, अब आप देखें इस निपरा के जाने के बाद क्या बिल आएगा आप? नहीं, तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन ईयर है, लास्ट बजट है, ये इतना रिस्क ले सकते हैं कि कीमतें और बढ़ाएं? क्योंकि पहले ही बहुत लोग, सबसे ज़्यादा हमारा जो सर्वे है इस वक्त, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम बिजली की एक तो सप्लाई से, साथ उसकी कीमतों से तंग है। बल्कि मैं कहता हूँ सप्लाई से का इतना बड़ा इशू नहीं है, बिजली की जो प्राइस है वो सबसे बड़ा इशू। देखें, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, इसलिए सियासी बयानात नहीं दे सकता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि नहीं, आप सियासी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो जब लास्ट बजट आते थे तो क्या पॉलिसी होती थी और आप क्या देख रहे हैं? नहीं, लास्ट बजट में तो अब देखें, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बजट बनाने वाले हैं ना, वो बजट के बाद वो शायद नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पे चेयरमैन FBR जो है वो करंट चार्ज पे काम कर रहा है, कोई नया चेयरमैन तो लगाना पड़ेगा। तो जब जो भी टारगेट इस वक्त फिक्स करेंगे अगले माली साल के लिए, वो चला जाएगा, जो दूसरा आएगा कहेगा जी मैं तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी बजट बना रहा है तारिक बाजवा, 18 जून को रिटायर, जिस दिन ये बजट 26 मई को पेश हो गया, 18 जून तक ये पास भी हो जाना है इसने, और तारिक बाजवा चले जाएंगे। दूसरा जो भी आएगा वो कहेगा यार मैंने तो नहीं बनाया बजट ये, ठीक है। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ले लें आप, वो इस वक्त एक एक्टिंग गवर्नर है जब बजट बनाया जा रहा है, ठीक है। कोई अगर आ गया गवर्नर तो वो कहेगा यार मैं तो नहीं था। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ इस पर आप लिखते भी रहते हैं, बड़ी भयानक सी सूरत हाल आपने भी पेश की है कि कर्ज़ों के हवाले से, कर्ज़ों को आप कहाँ देख रहे हैं और हमें इसका क्या खमेज़ा भुगतना पड़ेगा इस कौम को? क्योंकि जो 4 सालों के दौरान कर्ज़े लिए गए हैं और जो कर्ज़ों की को पेश करने का एक बेस का तरीक़ाकार लास्ट ईयर आपको पता है चेंज किया गया, वो भी आप उसको बयान कर दें, उसका मकसद क्या था और कर्ज़े ये पे किस तरह करेंगे? और आपका जो ये रिज़र्व हैं जिसको ये गाते रहे हैं 2 साल तक, इतने रिज़र्व हो गए हैं, उनको आप कहाँ देख रहे हैं इस साल के आखिर तक? देखिए, जहाँ तक कर्ज़ों का ताल्लुक़ है, बहुत बेदर्दी से हमने कर्ज़े लिए हैं और शायद इसलिए लिए हैं कि मैंने तो नहीं अदा करना है, जो आएंगे उस वक्त रहेंगे, वो भुगतें वो जाने, मैं तो शायद ना रहूं, तो ले लो। कर्जा लेकर 4 साल में जो काम चलाया गया है, हमने आज के प्रॉब्लम को कल पे हम डाल रहे हैं। आज मेरा काम हो जाए, कर्जा लेके मेरा आज का काम चल गया, कल आएगा कल देखेंगे, कल फिर कर्जा ले लेंगे तो फिर परसों हम देखेंगे। हम टाइम बाय करते हुए आए हैं और इस प्रोसेस में हमने इतने कर्जे एक्यूमुलेट कर लिए हैं कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक आज हम 2016-17 के माली साल में हैं, जून तक ये $80 बिलियन मेरी फोरकास्ट है कि होना चाहिए कर्जा। ये जो वो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है कि जो कॉरपोरेशन और इदारों के कर्जे हैं उनको अलहदा कर दिया पब्लिक डेट से, उनको डाल के बता रहे हैं। मैं दार साहब के डेफिनेशन को नहीं तस्लीम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किया ही इसी पर्पस के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए। वो मैंने भी, मेरा एक आर्टिकल ब्लू चिप मैगजीन में छपा है जिसमें मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है कि दार साहब का डेफिनेशन ये है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये है, दार साहब ने क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकाली हैं। आप समझते हैं 30 जून तक ये $80 बिलियन होंगे मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में, 70 साल तारीख़ में कभी कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई है जिसमें खुदा इतना मेहरबान हुआ हो। वो कैसे जी? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि जब ये हुकूमत आई और उससे पहले जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, तो हमने ज़रब अज़्ब की वजह से उसमें बेहतरी लाई
आज उस तरीके से दहशतगर्दी नहीं हो रही है मुल्क पर जैसे पहले तो ये था कि हर आए दिन हर रोज़ कुछ न कुछ हो रहा था। आज अल्लाह के फजल करम से बड़ी उसमें बेहतरी आ गई है। दूसरा था कराची जो था वो पाकिस्तान का दिल है इकानमी के हवाले से। जो वहाँ सूरत हाल थी वहाँ पर कारोबार ख़त्म हो चुका था। वहाँ पर आज रेंजर्स के ऑपरेशन ने वहाँ पर एक क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ले आए हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है प्राइवेट सेक्टर का, पहले नहीं था। तो ये दो चीज़ें जो मरहून मिन्नत हैं ये फ़ौज की हैं। कोई हुकूमत इसकी क्रेडिट ना ले क्योंकि ये बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे। ये वैसे ही कहते हैं कि जी हमने आके। डॉक्टर साहब एक और शॉर्ट वक्फा लेंगे। नाज़रीन एक और शॉर्ट वक्फा, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आप वो जिक्र कर रहे थे जो हुकूमत की खुशकिस्मती रही है जी। तो हुकूमत इससे क्रेडिट ना लेके उसके वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है मुल्क में, दहशतगर्दी में कमी आई है। ये इनके कोई रोल नहीं है, ये नहीं चाहते थे कि ये एक्शन हो। तो फ़ौज ने यूनिलैटरल एक तरीके से लिया, बाद में पार्लियामेंट ने उसकी अप्रूवल वगैरह दी है। तो ये क्रेडिट फ़ौज को जाता है। तीसरा क्या था, ऑल ऑफ ए सडन दुनिया में तेल की कीमत 112-113 डॉलर पर बैरल पे थी, वो गिरते 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 36-37 डॉलर पे आ गई। 30 तक भी आई है। ठीक है, 36-37 जो हम बाय करते हैं वो उस पे आ गई। ये जो बेनिफिट आया है, ऑयल के बिल कम हो गई, हमारे मुल्क पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो गया उसकी वजह से। अगर इमेजिन करें कि ये तेल की कीमत वही 112 रहती, अल्लाह ताला मेहरबान ना होता, तो आज पाकिस्तान की मईशत किसी और सिमत में खड़ी हुई होती, इससे कहीं बदतर हालत में होती। यह अल्लाह का करम था कि ऐसा हो गया, हमने इसका बेनिफिट हासिल नहीं किया। ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि ये हम तुम्हें दे रहे हैं मौका, इसका बेनिफिट हासिल करो, हमने नहीं किया। अच्छा एक और भी था, 3 साल तक जो है ना पानी की किल्लत भी नहीं हुई, चौथे साल में अब हुई है। चौथा जो मैं इसका कहता हूँ, एक बेनाइन IMF मिल गया। पीपल्स पार्टी को यह IMF नहीं मिली थी, ठीक है ना। उन्होंने मई 2010 में सिर्फ इसलिए प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया था कि उन्होंने रिफॉर्म GST लागू नहीं किया था, सिर्फ एक इशू पे। यहाँ पर 14-15 वेवर दे दिए गए जो IMF की तारीख में कभी नहीं हुए, इतने वेवर। लेकिन हैवी टैक्सेशन भी तो हुई ना, मैं वही कह रहा था। ठीक है, वो तो उन्होंने कहा गया था ना कि आप ये टारगेट मीट कर लो, कागजों पे भी सही कर लो किसी तरीके से, बाकी हम खैर है हम। तो ऐसा बेनाइन IMF कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिला है। तो इतने सारे नहीं, तो ये इसकी वजह क्या थी जी? वो देखें, वो तो स्टेट से करते हैं ना, हुकूमतों से करते हैं। क्या उनके कोई जाती रिलेशन थे या बाज जिस तरह कहते हैं IMF के मेंबर ममालिक ने कोई उनकी हेल्प की है? नहीं, जाती रिलेशन सर सऊदी अरब से भी $2 बिलियन इनको मिले थे। ठीक है, वो भी एक आप 1.5 बिलियन के करीब था। ठीक है, हाँ ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सपोर्ट था IMF का एक इंटरनेशनल सियासत का हिस्सा था। ठीक है, मैं खुलकर बोलता हूँ, ये IMF एक इंतहाई प्रोफेशनल अदारा है, यह हमें याद रखना चाहिए, इंतहाई प्रोफेशनल अदारा है। लेकिन यहाँ पर उसने पाकिस्तान के मामलात में प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया। उनके आंखों के सामने हो रहा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ किया जा रहा है, लेकिन उसने अपने आंख और कान को बंद रखा। तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी थी एक ऐसे इदारे से जो जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। प्रोफेशनली दे आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, अब टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ हमें ये बता दें कि इस सिचुएशन में अब लास्ट बजट आ रहा है, हुकूमत के लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या प्रपोजल है आपकी, किस किस्म की वो अब हिकमत अमली इख्तियार करे ताकि लास्ट ईयर में कम अज़ कम आवाम को रिलीफ मिले और जो बोझ एक 4 साल के दौरान पड़ा था वो कम हो, इकानमी कुछ पिकअप करे और बाकी जो एनर्जी के मसाइल हैं, इंडस्ट्री के मसाइल हैं, एक्सपोर्ट के मसाइल हैं, वो हल हो? देखिए, ये आपको भी हम सब देख रहे हैं कि ये जब बजट 26 को पेश किया जाएगा, मुल्क में क्या है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, अब बहुत उसमें
तेज़ी आ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम में तेज़ी आई है। ठीक है, ऐसे माहौल में, और अभी एक हमें नहीं पता है कि 60 दिन में ये पनामा वाला जो है ये मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गया है, इसने पाकिस्तान के स्टेट को एक जगह मुंजमद कर दिया है। हमारे जो जजेस मुअज़्ज़ज़ जो जजेस हज़रात हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि ये मुल्क और ये इकॉनमी साथ साथ चलती है। अगर स्टेट मुंजमद हो गया है तो इकॉनमी भी मुंजमद हो गई है। किसको नुकसान होगा? ये 200 मिलियन की आबादी को नुकसान होगा। अमीर तो फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, ये गरीब को नुकसान होगा। अच्छा, आज बच्चे जो हैं निकलते हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ। पाकिस्तान को चार्टर्ड अकाउंटेंट वजीर खजाना सूट करता है या इकोनॉमिस्ट? ये आखिरी सवाल है, इसका जरा देखिए, मैं इसमें तो नहीं कहूँगा एज लॉन्ग एज कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट ही होगा, लेकिन अगर उसके पास टीम अच्छी हो जाए ना। दुनिया में देखिए, रोनाल्ड रेगन जो है कहते हैं कि बहुत ही फजूल सदर था अमेरिका का, लेकिन बहुत बेहतरीन सदर निकला, इसलिए कि उसने अपनी टीम बहुत ज़बरदस्त रखी हुई थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टीम की बात सुनी जाए तो अच्छी होती है। लेकिन जब सुनी ना जाए तो फिर, जहाँ पर जब आप अकेले कुल बन जाएं तो फिर क्या होगा? जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे एक्सपर्ट ही आएंगे हुकूमती वक्त में। नहीं, जो इलेक्शन लड़ेगा वो आएगा, जो पार्टी पॉलिटिक्स करता है वही आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट हो, लेकिन जो आता है अगर वो अपने साथ बेहतरीन टीम लेकर आ जाए तो किसको बेनिफिट पहुंचेगा? उस मुल्क, उस वक्त के जो हुक्मरान होंगे वो क्रेडिट लेंगे। अगर मुशर्रफ साहब, कौन से इकोनॉमिस्ट थे मुशर्रफ साहब? वो एक तो सोल्जर थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ एक बेहतरीन टीम रख ली थी, जिसकी वजह से अगर मुल्क की मईशत बेहतर हुई है तो आज वो भी क्रेडिट लेते रहते कि मेरे दौर में यह हुआ था। तो किसने रोका हुआ है हुकूमत वक्त को कि अपने साथ बेहतर टीम ना लाए? सारी दुनिया में होता है। हाँ, वही नहीं लाएगा जिसको गर्ज है अपनी मईशत से, ज़ाती मईशत से, ना कि मुल्क की मईशत से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।